नमस्कार दोस्तों। हमें भारत के बारे में कैसे पता चलता है कि यह एक प्राचीन देश है। देखिए, इसके बहुत सारे स्रोत हैं। जैसे कि हमें खुदाई के दौरान शिलालेख मिलते हैं, खुदाई में हमें सिक्के मिलते हैं, कुछ मूर्तियाँ मिलती हैं, पुराने ज़माने के जो मकान हैं उन पर जो चित्र बने हुए हैं उनसे हमें पता चलता है कि भारत कितना पुरातन है। कुछ साहित्यिक स्रोत हैं जैसे कि वेद पुराण और अन्य महाकाव्य जैसे जातक कथाएं आदि। इनसे हमें पता चलता है कि भाई भारत एक प्राचीन देश है। और कुछ समय स्रोत मिलते हैं जैसे पहले विदेशी यात्री भारत में आए थे तो उनकी जो उन्होंने लिखा है भारत के बारे में, वे किस युग में आए थे, कैसा क्या माहौल था। तो इससे हमें ज्ञान हो जाता है कि भी भारत में कितना प्राचीन है। तो भारत का जो इतिहास शुरू होता है वो पाषाण युग से होता है, जो प्राचीन इतिहास है। तो मैं आपको अब विस्तार से बताता हूँ कि कैसे भारत की प्राचीन संस्कृति सभ्यता के बारे में हमें पता चला। पाषाण युग से हमें शुरू होता है ये। पाषाण युग से तात्पर्य है ऐसे काल से जो लोग पत्थरों पर आश्रित थे, पत्थर के औजार, पत्थर की गुफा में रहते थे। यह मानव सभ्यता के आरंभिक काल से हैं, जब मानव आज की तरह विकसित नहीं था। इस काल में मानव प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहता था, क्योंकि उन्हें कुछ ज्ञान तो था ही नहीं, और शिकार तथा कंदमूल खाकर ही वे अपना जीवन बसर करते थे। तो पुरापाषाण युग था जो हिमयुग का जो ज़्यादातर भाग है वो पुरापाषाण काल में ही बीता था। भारतीय पुरापाषाण युग को जैसे औजारों बनाए गए, उन्होंने पत्थर के औजार बनाए, जलवायु परिवर्तन होते थे, तो उसी के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। जैसे आरंभिक जो पुरापाषाण युग था वो 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10 लाख ईसा पूर्व तक था। और जो मध्य पाषाण युग था वो 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व था। जो उच्च पुरापाषाण युग है वो 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक था। आदि मानव के जो जीवाश्म हैं वे भारत में नहीं मिले थे। महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर मिले तथ्यों से हमें मालूम चलता है कि मानव की उत्पत्ति 14 लाख वर्ष पूर्व हुई होगी। यह बात लगभग सर्वमान्य है कि अफ्रीका की अपेक्षा भारत में मानव बाद में बसे थे। यद्यपि यहाँ के लोगों का पाषाण कौशल लगभग उसी तरह विकसित हुआ था जिस तरह अफ्रीका में। इस समय का मानव अपना भोजन कठिनाई से ही बटोर पाता था। वह न तो खेती करता था और न ही वो घर बनाना ही जानता था। यह अवस्था 9,000 ईसा पूर्व तक रही होगी। पुरापाषाण काल के औजार छोटा नागपुर के पहाड़ में मिले हैं, जो 1 लाख ईसा पूर्व तक के हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में 20,000 ईसा पूर्व और 10,000 ईसा पूर्व के मध्य के औजार मिले हैं। इनके साथ ही हड्डी के उपकरण और पशुओं के अवशेष भी मिले हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में बेलन की घाटी में जो पशुओं के अवशेष मिले हैं उनसे ज्ञात होता है कि बकरी, भेड़, गाय और आदि जानवर यहाँ पर पाले जाते थे उस समय में। फिर भी पुरापाषाण युग की आदिम अवस्था का मानव शिकार और संग्रह, खाद्य संग्रह से ही जीता था। पुराणों में केवल फल और कंदमूल खाकर जीने वालों का ही जिक्र है। इस तरह से कुछ लोग तो आधुनिक काल के पर्वतों और गुफाओं में रहते थे। तो नवपाषाण युग, भारत में नवपाषाण युग के अवशेष संभवतः 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक के हैं। विकास की यह अवधि भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ देर से आई होगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि विश्व के बड़े भूभाग पर जैसे साउथ वेस्ट एशिया में ये 6 से 7,000 ईसा पूर्व के आसपास पनपा था। यहाँ नील घाटी इजिप्ट से होते हुए यह यूरोप पहुंचा था। तो
इस युग में मानव पत्थर की बनी हुई हाथ की कुल्हाड़ियाँ आदि औजारों से पत्थर को छील कर चमकाकर तैयार करता था तथा नवपाषाण युग का स्थल बुर्ज होम कश्मीर में पाया गया है। भारत में नवपाषाण काल के 4 स्थान हैं। ताम्रपाषाण युग। नवपाषाण युग का अंत होते ही धातुओं का प्रयोग शुरू हो गया था। ताम्रपाषाणिक युग में तांबे तथा प्रस्तर के हथियार ही प्रयुक्त होते हैं। इस समय तक लोहा या कांस्य का प्रयोग आरंभ नहीं हुआ था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्व भारत में पाई गई हैं और सारे भारत में केवल जंगल ही था। कांस्य युग और सिंधु घाटी की सभ्यता। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक इतिहासकारों का यही मानना था कि वैदिक सभ्यता भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता है, परंतु सर दयाराम साहनी के नेतृत्व में जब हड़प्पा की खुदाई की गई तब इस बात का पता चला कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता वैदिक नहीं पर वह सिंधु घाटी सभ्यता है। अगले साल में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदाड़ो के सिंध के लरकाना जिले में खुदाई हुई। हड़प्पा टीले के बारे में सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने उल्लेख किया था। मोहनजोदाड़ो की सिंधी भाषा में उसे मृतकों का टीला कहा जाता है। राखलदास बनर्जी ने इसके बाद सर जॉन मार्शल के निर्देशन में वहां खुदाई का काम करवाया था। सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीन घाटी सभ्यताओं में एक प्रमुख सभ्यता है। सम्मानित पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानी जाती है। इसका विकास सिंधु और घग्गर और सरस्वती नदियों के किनारे हुआ। मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। बिरदाना में जो को अब तक खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातत्ववेदा और इतिहासकारों के अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और ये शहर अनेक बार बसे और उजड़े हैं। इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यहाँ विकसित नगर निर्माण योजना। हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो दोनों नगरों के अपने अपने किले थे जहाँ शासक वर्ग का परिवार रहता था। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक उनसे निम्न स्तर का शहर था जहाँ ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इन नगर भवनों के बारे में विशेष बात यह है कि ये जाल की तरह बने हुए हैं, यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं और नगर अनेक आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता है। ये बात सभी सिंधु बस्तियों पर लागू होती थी, चाहे वे छोटी हों चाहे बड़ी हों। हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो के जो भवन होते थे वहाँ के स्मारक इस बात का प्रमाण है कि वहाँ शासक तथा मजदूर जुटाने और कर संग्रह में वे परम कुशल थे। ईंटों की बड़ी बड़ी इमारत देखकर सामान्य लोगों को यह लगेगा कि ये शासक कितने प्रतापी और प्रतिष्ठावान होंगे। मोहनजोदाड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है विशाल सार्वजनिक स्नानागार, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? इतनी विस्तृत सभ्यता होने के बावजूद इसकी उत्पत्ति को लेकर आज सभी विद्वानों में मतभेद हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है आज के सिद्धांतों में मतभेद। तो हड़प्पा संस्कृति में जितने भी स्थलों की अब तक खुदाई हुई है वहाँ सभ्यता का विकास अनुक्रम का चिन्ह स्पष्ट नहीं मिलता। अर्थात इस सभ्यता के जो अवशेष हैं जो जहाँ कभी भी मिले हैं वे अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में नहीं मिले। सर जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड्स, मार्टिमर व्हीलर आदि इतिहासकारों की मान्यता है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति में विदेशी तत्व
का हाथ रहा है। इन इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की शाखा सुमेरिया की सभ्यता की प्रेरणा से हुई है। इन दोनों सभ्यताओं में कुछ समानताएं भी देखने को मिलती हैं, जो इस प्रकार हैं। दोनों ही सभ्यताएं नगरीय हैं। दोनों ही सभ्यताओं के निवासी कांस्य और तांबे के साथ साथ पाषाण के लघु उपकरणों का उपयोग करते थे। दोनों ही सभ्यताओं के भवनों निर्माण में कच्चे और पक्के दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग हुआ है। दोनों की को लिपि यानी लिखाई का ज्ञान था। इन्हीं समानताओं के आधार पर व्हीलर ने सिंधु सभ्यता को सुमेरिय सभ्यता का एक उपनिवेश माना था। लेकिन इन समानताओं के बावजूद कुछ ऐसी असमानताएं भी हैं जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना सुमेरिया की सभ्यता से अधिक सुव्यवस्थित है। दोनों ही सभ्यताओं में आम उपयोग की चीज़ें काफ़ी भिन्न हैं, जैसे बर्तन, उपकरण, मूर्तियाँ, मुहरे आदि। फिर दोनों सभ्यताओं में लिपि का भी अंतर है। जहाँ सुमेरियाई लिपि में 100 अक्षर हैं, वहीं सिंधु लिपि में केवल 400 अक्षर हैं। इन विभिन्नताओं के होते हुए दोनों सभ्यताओं को समान मानना उचित नहीं लगता। वैदिक काल। सिंधु सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ है उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता कहा जाता है। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों में प्राप्त होती है, जिनमें ऋग्वेद सर्व प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल में बांटा गया है। आमतौर पर अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता का काल 5000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व के बीच का मानते हैं। उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद काल में आर्यों का निवास स्थान सिंधु तथा सरस्वती नदियों के बीच में था। बाद में वे संपूर्ण उत्तर भारत में फैल चुके थे। सभ्यता का मुख्य क्षेत्र गंगा तथा उसकी सहायक नदियों का मैदान हो गया था। गंगा को आज भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। इस काल में विस्तार होता गया और कई जन विलुप्त भी होते गए। भरत, त्रिस्तु और तुर्वस जैसे जन राजनीतिक हलकों से गायब हो गए, जबकि पूर्व पहले से ही अधिक शक्तिशाली हो गए थे। पूर्व उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ नए राज्यों का विकास हो गया था, जैसे काशी, कौशल, विदेह, मगध और अंग। ऋग्वेद काल में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। गंगा और यमुना के बीच का उल्लेख केवल एक बार हुआ है। इस काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। इस काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। वैदिक साहित्य में 4 वेद और उनकी संहिताओं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों और वेदांगों को शामिल किया जाता है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अर्थवेद विश्व के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ हैं। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को श्रुति की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का एक संग्रह है। यह 10 मंडलों में विभाजित है। इसमें 2 से 7 तक मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं। प्रथम और 10म मंडल बाद में जोड़े गए हैं। इनमें 1028 सूक्त हैं। इनकी भाषा पदात्मक है। ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवों का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो सूर्य से संबंधित देवी गायत्री से संबोधित करता है, ऋग्वेद में सर्वप्रथम प्राप्त होता है। गायत्री मंत्र युगवेद के 3रे मंडल में उल्लेखित है। अस्तो मा सद्गम्य वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में मंत्र को कंठस्थ करने में स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं, जिनमें प्रमुख है लोपामुद्रा, घोषा, साची, पोलोमी,
काक्ष्यावर्ती आदि इनके पुरोहित के नाम होत्री हैं। यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ में। इसमें धनुर्विद्या का भी उल्लेख है। यजुर्वेद में यज्ञ की विविध विधियों का वर्णन किया गया है। इसमें मंत्रों का संकलन अनुष्ठानिक यज्ञ के समय सहस्त्र पाठ करने से उद्देश्य से किया गया है। इसमें मंत्रों के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का भी विवरण है, जिसे मंत्रोच्चारण के साथ संपादित किए जाने का विधान सुझाया गया है। यजुर्वेद की भाषा पद्यात्मक और गद्यात्मक दोनों है। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, मेयात्री संहिता, काठक संहिता, कपिनत्थल तथा संहिता। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, मध्याह्न कनव संहिता। यह 40 अध्याय में विभाजित है। इसी ग्रंथ में पहली बार राजसूय तथा वाजपेय जैसे 2 राजकीय समारोह का भी उल्लेख मिलता है। सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने हेतु की गई थी। इसमें 1810 छंद हैं, जिनमें 75 को जोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में उल्लेखित हैं। सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त है। सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। अर्थवेद, इस वेद में रहस्यमयी विद्याओं, चमत्कार, जादू टोने, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों आदि का वर्णन मिलता है। इसमें कुल 20 अध्याय में 5687 मंत्र हैं। अर्थवेद 8 खंड में विभाजित है। इसमें भेषज वेद तथा धातु वेद 2 प्रकार के मिलते हैं। उसके बाद आता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक वैदिक कर्मकांड की परंपरा का अनुपालन कम हो गया था। उपनिषद ने जीवन की आधारभूत समस्या के बारे में स्वाधीनता प्रदान किया था। इसके फलस्वरूप कई धार्मिक पंथों तथा संप्रदायों की स्थापना हुई। उस समय ऐसे किसी 62 संप्रदायों के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन इनमें केवल 2 ने भारतीय जनमानस को लंबे समय तक प्रभावित किया। ये थे जैन और बौद्ध धर्म। जैन धर्म पहले से ही विद्यमान था। दोनों ब्राह्मण संक्रांति पर आधारित हैं। वैदिकों ने सम्राट संस्कृति को बाद में उपनिषदों में अपनाया था। जैन धर्म के 2 तीर्थंकरों ऋषभनाथ तथा अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में पाया जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि हड़प्पा की खुदाई में जो नंगन धड़ की मूर्ति मिली है वो किसी तीर्थंकर की है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर तथा भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर थे। वर्धमान महावीर, जो कि जैनों में सबसे प्रमुख तथा अंतिम तीर्थंकर थे, उनका जन्म 540 ईसा पूर्व के आसपास वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें परम ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर ने पार्श्वनाथ के 4 सिद्धांतों को स्वीकारा था। अहिंसा, जीव की हत्या न करना, अमरस्या, झूठ न बोलना, अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना, अपरिग्रह यानी संपत्ति इकट्ठी न करना। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपना 5वां सिद्धांत भी उपदेशों में जोड़ा, ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों पर नियंत्रण। इसके 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर तथा दिगंबर। अब आ जाता है बौद्ध धर्म। जैन धर्म की तरह इस मूल में भी एक उच्च वर्गीय क्षत्रिय परिवार से हुआ था। गौतम नाम से जन्मे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य कुल के राजा शुद्धोदन के घर में हुआ था। इन्होंने भी सांसारिक जीवन जीने के बाद एक दिन या रात को अचानक अपना गृहस्थ जीवन छोड़कर सत्य की खोज में वे चल पड़े। बुद्ध के उपदेशों में 4 आर्य सत्य समाहित हैं: दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। उन्होंने अष्टांगी का मार्ग का सुझाव दिया, जिसका पालन करके मनुष्य पूर्व जन्म के बंधन से दूर हो जाता है।
बौद्ध धर्म का प्रभाव भारत के बाहर भी हुआ। अफगानिस्तान उस समय फारसी शासकों के अधीन था। चीन, जापान तथा श्रीलंका के अतिरिक्त इसने दक्षिण पूर्व एशिया में भी अपनी अच्छी खासी पहचान बनाई थी। यूनानी तथा फारसी आक्रमण उस समय उत्तर पश्चिमी भारत में कोई खास संगठित राज्य नहीं था। लगातार शक्तिशाली हो रहे फारसी साम्राज्य की नज़र इधर की हो रही थी। हालांकि अब तक फारस पर राज कर रहे चंद्र राजा यूनान पश्चिमी एशिया तथा मध्य एशिया की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने भारत की अनदेखी नहीं की। शक्तिशाली अजमीड शासकों की निगाह इस क्षेत्र पर थी। 558 ईसा पूर्व से 530 ईसा पूर्व तक ने हिंदू कुश के दक्षिण के रजवाड़ों को अपने अधीन कर लिया था। इसके बाद दारियाबाहु के शासनकाल में फारसी शासन के विस्तार के साक्ष्य मिले हैं। इसके उत्कीर्ण लेखों में 2 जगह हिंदू को इसके राज्य का हिस्सा बताया गया है। इस संदर्भ में हिंदू शब्द का सही अर्थ बता पाना बहुत मुश्किल है, पर इसका तात्पर्य किसी ऐसे प्रदेश से अवश्य है जो सिंधु नदी के पूर्व में हो। ईसा पूर्व 4वीं सदी में जब यूनानी और फारसी शासक पश्चिमी एशिया यानी आधुनिक तुर्की पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, मकदूनिया के राजा सिकंदर के हाथों हक्कामनी शासक डेरियस तृतीय के हारने के पश्चात स्थिति में परिवर्तन आ गया। सिकंदर पश्चिमी एशिया को जीतने के बाद अरब, मिस्र तथा उसके बाद फारस के केंद्र ईरान तक जा पहुंचा था। इतने से भी जब उसको संतोष नहीं हुआ तो उसने फिर भारत की ओर अपना रुख किया, जो कि अफगानिस्तान से होते हुए 326 ईसा पूर्व पश्चिमोत्तर से भारत पहुंचा था। सिकंदर के भारत आने के बारे में कोई भारतीय स्रोत उपलब्ध नहीं है। सिकंदर के विजय अभियान की बात केवल यूनानी तथा रोमन स्रोतों में ही उपलब्ध है तथा उन्हें सत्य के करीब मानकर ये सब लिखा गया है। यूनानी ग्रंथ तो सिकंदर के भारत अभियान का विस्तार से वर्णन करते हैं, पर वे कौटिल्य के बारे में एक भी शब्द नहीं लिखते। सिकंदर जब भारत पहुंचा तो पंजाब में रावलपिंडी के पास के राजा उसकी सहायता के लिए पहुंच गए। अन्य लगभग सभी राजाओं ने सिकंदर से डटकर मुकाबला किया, पर वे सिकंदर की अनुभवी सेनाओं से हार गए। यूनानी लेखकों ने इन राजाओं की वीरता की भी बुरी बुरी प्रशंसा की है। इसके बाद झेलम और चिनाब के बीच स्थित प्रदेश का राजा पोरस, जो कि पौरव का यूनानी नाम लगता है, ने सिकंदर की वीरतापूर्वक उसका सामना किया। 326 ईसा पूर्व यह झेलम के तट पर हुआ पोरस व सिकंदर के मध्य का युद्ध हाइडेज स्पीच का युद्ध कहलाता है। कहा जाता है कि युद्ध हारने के बाद जब पोरस को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने प्रस्तुत किया गया तो उससे पूछा, तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए? तो उसने साहस के साथ जवाब दिया कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। उसके उत्तर पर मुग्ध होकर सिकंदर ने उसका हारा हुआ प्रदेश उसे लौटा दिया और इसके बाद भारत के वीर योद्धा चंद्रगुप्त की विशाल सेना का सामना करना था, तो वह भय से ग्रसित सेना को लेकर सिकंदर आगे नहीं बढ़ा और अपने देश में लौट गया। इसके बाद आता है नंद मौर्य साम्राज्य। ईसा पूर्व 6वीं सदी के प्रमुख राज्य थे मगध, कौशल, वत्स, पौरव और अवंती। 4वीं सदी में चंद्रगुप्त मौर्य भारत के यूनानी शासकों से मुक्ति उन्होंने दिलाई थी। इसके बाद उसने मगध को अपना निशाना बनाया था, जो उस समय नंदों के शासन में था। जैन ग्रंथ में कहा गया है कि सम्राट धनानंद ने चाणक्य को अपना राजमहल से बाहर कर दिया था, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भड़काकर अपने ही बड़े भाई धनानंद को उसने मरवा दिया। चंद्रनंद से चंद्रगुप्त मौर्य बन गया और इसके बाद चंद्रगुप्त ने दक्षिण की ओर अपना राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेल्यूकस को हराया, जिसके फलस्वरूप उसने हेरात, कंधार, काबुल और बलूचिस्तान प्रांत
चंद्रगुप्त को सौंप दिए। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार और बिंदुसार के बाद पुत्र अशोक ने मौर्य साम्राज्य को अपने चरम पर पहुंचा दिया। कर्नाटक के चित्रदुर्ग तथा मास्की में अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। क्योंकि उसके पड़ोसी राजा चोल पांड्या या केरल पुत्रों के साथ अशोक या बिंदुसार से किसी लड़ाई का वर्णन नहीं मिलता, इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये प्रदेश चंद्रगुप्त के द्वारा ही जीता गया था। अशोक के जीवन का निर्णयात्मक युद्ध कलिंग का युद्ध था। इसके बाद उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। इसके बाद मौर्यों के बाद आता है, मौर्यों के पतन के बाद शुंग राजवंश ने सत्ता संभाली थी और उसके बाद शुंग वंश 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक उसने शासन किया था। इसी काल में महाराष्ट्र में सातवाहनों का और दक्षिण में चेर और चोल और पांड्यों का उदय हुआ था। सातवाहनों के साम्राज्य का उसे आंध्रा भी कहते हैं, जो अत्यंत शक्तिशाली था। पुष्यमित्र के शासनकाल में पश्चिम से यवनों का आक्रमण हुआ। इसी काल के माने जाने वाले पतंजलि ने इस आक्रमण का उल्लेख किया है। कालिदास ने भी अपने मालविकाग्निमित्र में वसुमित्र के साथ यवनों से युद्ध की चर्चा की है। इन आक्रमणकारियों ने भारत की सत्ता पर कब्जा कर लिया। कुछ प्रमुख भारतीय यूनानी शासक थे। यूथिमेडस, डेमेट्रियस तथा मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था तथा उसका प्रदेश अफगानिस्तान से पश्चिम उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। इसके बाद पल्लवों का शासक आया, जिसके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। उसके बाद शकों ने शासन किया। शक लोग मध्य एशिया के निवासी थे, जिन्हें यूची नामक कबीले से ने उनका मूल निवास से खदेड़ दिया था। इसके बाद वे भारत आए। इसके बाद यूची जनजाति के लोग भी भारत आए, क्योंकि चीन की महान दीवार के बनने के बाद मध्य एशिया की परिस्थिति उनके अनुकूल नहीं थी। ये कुषाण कहलाए। कनिष्क इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। कनिष्क ने 101वीं सदी तक राज किया था। दक्षिण में चेर, पांड्य, चोल के बीच सत्ता का संघर्ष चलता रहता था। संगम साहित्य इस समय की सबसे अमूल्य धरोहर थी। तिरुवल्लुवर द्वारा रचित तिरुवल्लुवर कुरल तमिल भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। धार्मिक संप्रदायों का प्रचलन था और मुख्यतः वैष्णव और शैव, बौद्ध तथा जैन संप्रदायों के अनुयायी इसमें थे। उसके बाद आता है गुप्त काल। सन 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम अपने पिता घटोत्कच के बाद राजा बने थे, जिन्होंने गुप्त वंश की नींव डाली थी। इसके बाद समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त आदि शासक आए। 11वीं तथा 12वीं सदी में भारतीय कला, भाषा और धर्म का प्रचार दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ था। उस समय के कुछ राजवंशों के और उनके संस्थापकों के नाम आपको मैं बताता हूँ। इनमें से हैं पहले कुरुवंश, जिसकी राजधानी थी हस्तिनापुर और संस्थापक थे इसके भरत वंश के कुरु पांडु। कौरव पांडु कहते हैं जिन्हें हम। हर्यशक वंश, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र और इनका संस्थापक था बिंबिसार। शिशुनाग वंश, जिनकी राजधानी थी वैशाली, जिनका संस्थापक था शिशुनाग। नंद वंश, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसका वंश था महानंद। मौर्य वंश और राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिनका संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसे ही बहुत सारे वंश उस समय हुए थे। तो दोस्तों, ये था भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।